नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है पढ़ो तो ऐसे पर। हम लोग 30 डे नेट जेआरएफ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो दिसंबर 2024 का पेपर नेट जेआरएफ का होने वाला है उसमें काफ़ी कम समय बचा हुआ है। मैं पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, बिकॉज आई एम 3 टाइम जेआरएफ क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर इन यूएस एंड पीएचडी स्कॉलर इन पॉलिटिकल साइंस। बट दिस स्ट्रैटेजी कुड बी टेकन बाय एनी सब्जेक्ट, क्योंकि जो नेट का पैटर्न है वो सब सब्जेक्ट के लिए एक ही होता है। तो यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में 10-15 मिनट में आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप बेटर तरीके से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है। तो मैं यहाँ स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड कर देता हूँ, ओके। और इस हिसाब से हम लोग समझेंगे। तो पहले तो ऐसी कैटेगरी है कि जिन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की। तो जो पहली जो कैटेगरी है, जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की, अभी शुरू करें 1 से 1.5 महीने में। तो आपको एक बात जान जाना चाहिए कि अगर आपको जेआरएफ क्रैक करना है, पहला बात, जेआरएफ क्रैक करना कोई खिचड़ी नहीं है, बहुत टाइम लगता है उसमें। ऐसा नहीं है कि आप एक बार एग्जाम देंगे और जेआरएफ हो जाएगा। वो बहुत लक फैक्टर भी उसमें होता है, काफी कंपटीशन है। तो कम से कम आपको ये बात सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि तैयारी करने के लिए मुझे नेट जेआरएफ का 6 से 8 महीने का टाइम चाहिए, कम से कम इतना आपको टाइम चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में तो जब हम लोगों ने किया था तो हम लोगों का बेसिक बहुत अच्छा था, हम लोग डीयू के स्टूडेंट्स थे। हम लोग इनफैक्ट उस टाइम सेमेस्टर 1 में रहते थे, जब पहली बार हम लोग का जेआरएफ जब हुआ था। तो हमारे सारे दोस्तों का, 3-4 दोस्तों का एक साथ हो गया था। तो हमने मेहनत की थी। जैसे ही हम लोग डीयू में इनरोल हुए उसके बाद हमने मेहनत करना शुरू कर दिया था। हमने 4 से 5 महीने पढ़े थे, बीइंग गुड स्टूडेंट। और हम लोग जब डीयू वाले पढ़ाई करते थे, तो आपको मालूम होगा कि डीयू में जो लिंग्विस्टिक की लाइब्रेरी, उसमें 6-6 घंटे 7-7 घंटे बैठ बैठ के पढ़ते थे। वहाँ बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी कल्चर है, अगर आप दिल्ली में देखिएगा तो इसीलिए आपको टाइम लगेगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट होकर एग्जाम देने जाएंगे तो पहले डिमोटिवेट होंगे, अपने आप को स्ट्रेस में डाल लेंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा। मानसिक संतुलन का बहुत समस्या होता है जिस उम्र में आप लोग हैं। तो पहली बात तो ये जो कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए कि उनको एक बार पैटर्न देखने के लिए फॉर्म भर देना चाहिए। उनको अभी जितना हो पाता है वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, दोनों पेपर्स का। अगर आप मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो पढ़ो तो ऐसे का ऐप डाउनलोड करके आप उसको वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मैं आपको उसका डिटेल बाद में एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर दे दूंगा, उसमें क्या क्या है। तो आप ये मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज दीजिए। साथ ही साथ सबसे बड़ा देखिए प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स लोग के साथ, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मैंने बीपीएससी का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया है, मैंने जेपीएससी का मेंस पे भी लिखा है, सिविल सर्विसेज में। तो अगर आप देखिएगा तो मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले आपको पेपर्स जो है, वो पेपर्स आपको एनालाइज करना है। जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं आपको उसको देखना है, ओके। तो 2004 से लेकर 2024 तक के पेपर आप इसको जो है एनालाइज कीजिए, इसको आप सीखिए। ये हमारे टेस्ट सीरीज वाले कोर्स में आपको ये देखने को भी मिलेगा, हमने उसको इंक्लूड कर दिया है 2004 से 2024। ये मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता कि मैं तब पास्ट ईयर पेपर करूंगा जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। आप पूरा सिलेबस कभी कर नहीं पाएंगे। और इनफैक्ट आप पास्ट ईयर पेपर करके अगर सिलेबस अगर कंप्लीट करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है। बहुत लोग पूछते हैं, और ये सबके लिए मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ये। और भी अगर आप पढ़ भी चुके हैं तो इतना तो होना चाहिए, तो बेसिक्स है कम से कम, राइट, जो कि सबको करके जाना चाहिए। तो 2004 से लेकर 2024 तक के पास्ट पेपर जो है आपको कंप्लीट होने चाहिए, पूरे के पूरे। जो जून तक का एग्जाम हो चुका है, ओके। आपको रटे हुए होने चाहिए। आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई, हमने वीडियो बनाया उसको समझाने की कोशिश की, नहीं भी समझाया तो क्वेश्चन देख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। पैटर्न ही इसी तरह का है, कुछ उसमें कर नहीं सकते। हम लोगों को प्रैक्टिकल होना, एग्जाम क्रैक करने से मतलब रखना है। बाद में तो आप नॉलेज ऐसे भी कितना आप गेन करते हैं मेरे को मालूम है यार, कर भी सकते हैं बाद में, ओके। तो 2004 से 2024 तक के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप पेपर 2 में ये काम कर लीजिए। आप किसी भी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करें, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करें, इतना होना चाहिए कम से कम। पेपर 1 में आप क्या कीजिए, पेपर 1 में वापस से 2 स्टूडेंट हो सकते हैं। अगर आपका मैथ्स, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, अगर ये तीनों बहुत बेहतर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मैथ्स, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन बेहतर है ही, कॉम्प्रिहेंशन हो ही जाएगा। तो ये जो 4 टॉपिक होते हैं, स्कोरिंग टॉपिक होती है, इसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं। 20 में से आप आराम से 17-18 मार्क्स ले जाएंगे, उससे कम आपका नहीं आएगा। 18 मार्क्स तक तो आप आराम से स्कोर कर लेंगे, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन आपको आते हैं तो आंसर मिलेगा आपको। आप कॉन्फिडेंट होंगे कि अच्छा यही आंसर निकला, यही आंसर होगा। इसी तरह से रीजनिंग में और डेटा इंटरप्रिटेशन में होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन जब सॉल्व करने जाए, मैं सबकी बात कर रहा हूं, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में टाइम दें।
जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन से उनका पसीना फूल जाता है, एकदम पसीना निकल जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं। मैंने इतने बार जेआरएफ क्वालिफाई किया, मेरा एक बस क्वेश्चन आज तक की हिस्ट्री में एक बार गलत हुआ है डेटा इंटरप्रिटेशन का। और पैनिक नहीं करने की जरूरत है। आपको 20 मिनट 22 मिनट जितना लगता है आप 25 मिनट तक दे सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन में। इसमें दिक्कत की बात नहीं है। और टाइम मैनेजमेंट आप मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज से सीख सकते हैं। तो जब 25 मिनट खत्म हो जाए और तब आपका आंसर नहीं निकले या तब आप पैनिक करें तो समझ में आता है। आप बिना सॉल्व किए पैनिक कर जाते हैं, ये गलत बात है। क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में आप 5 में 5 स्कोर कर सकते हैं। वो मैथ्स होता है, थोड़ा सा उसको सॉल्व करने सीखिएगा तो पूरा स्कोर कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के बात है। प्लस में इन्वायरमेंट वाला सेक्शन किया जा सकता है, आईसीटी कुछ हद तक किया जा सकता है। पेपर वन के जो कोर्स होते हैं ना, जो डिटेल्ड कोर्स, उसको लेने से बचिए। आप किसी भी एग्जामिनेशन के हो, मैराथन कोर्स कीजिए पेपर वन के लिए, ओके। क्योंकि पेपर वन में आपको पढ़ना बहुत कम ही होता है। अब कोर्स वाले क्या करते हैं कि मान लीजिए आपसे 5,000 7,000 रुपए ले रहे हैं, तो वो तो आपको 200 लेक्चर पढ़ा देंगे, 300 लेक्चर पढ़ा देंगे, आपको बहुत डीप में पढ़ा देंगे। तो आप उतना पढ़ के कीजिएगा क्या? आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रैटेजी को अपनाना है, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको। तो आप क्या कीजिए कि मैराथन क्लासेस अवेलेबल होते हैं या फिर कहीं क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट सीरीज दे दीजिए। आपको तो सबसे पहले अपना मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर आपका मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है तो ऐसा नहीं कि अचानक से आप 1 महीने में वो भी कर लेंगे। तब अपने आप को टाइम दीजिए, आप आराम से ये अपने पेपर टू पर इतना चीज फोकस करके एग्जाम देकर आइए। जो होता है देख लेंगे, अगर नहीं होगा नेट कोई बात नहीं, नहीं जेआरएफ होगा कोई बात नहीं, अगले बार के लिए कोशिश कीजिएगा। बात समझ में आया? तो ये कुल मिला के बात है, ओके। और बाकी जितने रिसर्च एप्टीट्यूड और जो टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे टॉपिक्स हैं, यहाँ पे आप एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार कर लीजिए, एक बेसिक नोट्स बना लीजिए मैराथन क्लासेस देख के यूट्यूब से। और उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद आप मॉक्स जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप मॉक्स दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। आप जितना ज्यादा मॉक्स देंगे उतना बेटर होगा, आप उतना अच्छा जो है स्कोर कर पाएंगे। तो वरना आप सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में पढ़ेंगे पेपर वन में तो हो गया, आपका निकल गया फिर। तो ये कुल मिला के बात है। तो पहले वाले स्टूडेंट के लिए मैंने आपको बताया कि अगर निकालना चाहते हैं नेट, अगर इस बार कोशिश करना चाहते हैं, अगर नहीं कुछ पढ़े तो 6 8 महीने का टाइम लगता है, ओके। तो यहाँ पे आप मॉक टेस्ट सीरीज दीजिए, 2004 से 2024 तक के पेपर कंप्लीट कीजिए, पेपर वन के मॉक टेस्ट दीजिए और मैराथन क्लासेस जो है वो देख लीजिए, 30 40 क्लास, और जाके एग्जाम में बैठिए। और अगले बार के लिए कहीं से कोर्स ले लीजिए पेपर टू का, और अच्छे से तैयारी कीजिए। पेपर टू का कोर्स लेना एकदम जायज होता है। अच्छा टीचर होना चाहिए, वो खुद भी अपने लाइफ में कुछ किया हुआ होना चाहिए, अच्छा पढ़ाना चाहिए, उसका समझ में आना चाहिए। ये सब अगर क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आप कोर्स ले सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का कोर्स ले सकते हैं तो पॉलिटिकल साइंस का रिकॉर्डेड कोर्स जो है हमारे पास भी है। क्योंकि यूएस में पढ़ा तो मेरे पास टाइम नहीं रहता, तो मैं लाइव तो नहीं पढ़ा सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। और मेरे कोर्सेज सस्ते हैं, तो मैं लाइव पढ़ाऊंगा तो मैं 20 25 हज़ार चार्ज करूंगा, क्योंकि ये टी शर्ट अन अकेडमी का ही है, स्टिकर निकाला हुआ। तो मैं वहां पे भी था, ओके। तो वहां उससे कम मैं चार्ज नहीं करूंगा, ओके। क्योंकि बहुत बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप पेपर टू का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं। तो कुल मिला के ये टाइप वन वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। आप बेसिक जाके एग्जाम देकर आइए। टाइप टू वाले स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? टाइप टू वाले स्टूडेंट का क्या है कि वो लोगों का पेपर टू का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, पेपर वन में भी ठीक ठाक उनको आइडिया है, राइट। तो उनको क्या करना है, उनको भी ये सब चीजें तो कर ही लेनी है, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना है। लास्ट में मैं एक आपको बहुत अच्छी टिप दूंगा, वो भी आप लास्ट में सुन के जाइएगा। ये पेपर्स कंप्लीट कीजिए और पेपर वन के भी मॉक टेस्ट दीजिए। वापस से मैं उनको भी रिपीट करूंगा, पेपर वन पर उतना ज्यादा ओवर इम्फोसाइज नहीं करना है। क्योंकि पेपर वन में रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको आएंगे तो आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर लोगे, या जितना आपने मैराथन क्लास में पढ़ा है। और नई आने वाले क्वेश्चन होंगे तो आप जितना पढ़ोगे, आप उसको डीप में, आप उससे 60 लेक्चर क्यों ना कर लो, आपको नहीं होगा। कोई कोई यूट्यूब चैनल से मेरे स्टूडेंट बताते हैं कि उन्होंने 1 यूनिट का 60 60 घंटे का क्लास बना दिया है। अरे बेवकूफ, उतना कौन पढ़ेगा पेपर वन में? उतना पेपर टू में ना इंसान पढ़े एक टॉपिक को, 1 यूनिट को पेपर टू में 60 घंटे ना पढ़े, तो पेपर वन 60 घंटे पढ़ के जाएंगे कि उससे एक क्वेश्चन मेरा सही हो जाएगा। क्या मतलब अजीब बात है, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ये समझ में नहीं आता ये सब चीजें। तो ये कुल मिला के बात है। तो पेपर वन में उतना ओवर इम्फोसाइज मत कीजिए। ओवर इम्फोसाइज करना है तो मैथ्स ठीक कीजिए, रीजनिंग ठीक कीजिए, डेटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रीहेंशन, इन्वायरमेंट वाला चैप्टर, इंडियन एजुकेशन वाला चैप्टर, वो सब ठीक ठाक करके जाइए ना। अब रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड पर आप 60 लेक्चर देख के जाइएगा, 60 घंटे का क्लास यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल, आप देखे जा रहे हैं अंधाधुंध। मतलब क्या मतलब चल रहा है यहाँ पे? मुझे ये नहीं समझ में आता।
तो टाइप 2 वाले स्टूडेंट ये काम जरूर करें, ओवर इम्फोसाइज ना करें पेपर 1 पर। पेपर 2 पर ज्यादा से ज्यादा कमांड करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जो आपका टीचर पढ़ाया होगा, आपने कहीं से पढ़ा होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, जेआरएफ क्वालिफाइड होगा, वही पढ़ाएगा जो रिलेवेंट होगा। तो वहां से क्वेश्चन फंसेंगे आपके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब आगे जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपको स्ट्रेस लेके नहीं जाना है दिमाग में कि मेरे को इस बार जेआरएफ निकाल लेना है, नेट निकाल लेना है, नहीं। देखिए, इंसान क्या सोचता है कि मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। मैंने कोई भी एग्जाम दिया, कितने भी एग्जाम जो भी क्रैक किए या जो भी किया मैंने, तो मैं ये नहीं सोच के जाता कि मैं बहुत महान हूं, मेरे से हो ही जाएगा, या मेरे को करना ही है इस बार। मैं अपना बेस्ट देता हूँ, भगवान के सामने हाथ जोड़ता हूँ, कहता हूँ कि बेस्ट दिया है, अब जो करना होगा आप करेंगे। चिल होकर एकदम गाना गाते हुए एकदम जाता हूँ एग्जाम में। पेपर भी सॉल्व करता हूँ तो एकदम आराम से चिल होकर क्वेश्चन देखता हूँ, सॉल्व करता हूँ। एकदम ऐसा पैनिक मोड में नहीं आ जाता एकदम, कि पैनिक मोड में एकदम आ गया। बात समझ रहे? पैनिक मोड तब होता है जब टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है एग्जाम में। मेरे साथ भी हुआ टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ, बट ये कुल मिला के बात है। तो पैनिक नहीं करना है आपको, भगवान पर विश्वास रखना है। आपको बस सोचना है कि जो होगा अच्छा होगा। आप अपने आप को पहले से स्ट्रेस देके मत जाइए, क्योंकि मोस्टली नेट जेआरएफ में अब आ रहे हैं वो यूपीएससी एस्पिरेंट है, जिनका यूपीएससी हो नहीं रहा है, और वो मोटिवेशन देख के चले गए थे तोड़ेगा फोड़े वग्गा वाला। तो वो लोग आते हैं बेचारे, तो वो लोग पहले ही 3 साल 4 साल 5 साल बर्बाद कर चुके हैं। तो उनको ज्यादा स्ट्रेस होता है, हम समझ सकते हैं ये बात को, बहुत बुरा भी लगता है। बट क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रेस कम से कम लेने का कोशिश कीजिए। ओके। और तीसरे तरह के जो स्टूडेंट हैं जिनका सब कंप्लीट है, उनका एक आध बार नेट हो भी गया है, जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं, मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आपका कैटेगरी अगर और कुछ है तो उसके हिसाब से तो आपके मार्क्स कम होते जाते हैं, कम थोड़ा कम मार्क्स से भी हो जाता है। तो यहाँ अगर आप देखिएगा, तीसरे कैटेगरी वाले स्टूडेंट जिनका नेट हो चुका है, जिन्होंने बहुत मेहनत किया था, जेआरएफ नहीं हो पाया, तो देखिए आपको एक बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जेआरएफ इज नॉट ओनली द हार्ड वर्क, इट्स अबाउट किस्मत। पहली बार मेरा जेआरएफ भी किस्मत से हुआ था, मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद मैं यही पढ़ा रहा हूँ, अमेरिका में पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे तो मैं 2 साल 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 3 साल से ज्यादा से पढ़ा रहा हूँ। जब मैं स्टूडेंट था तब मैं अपने जो है दोस्तों को पढ़ाता था उस टाइम में। तो मेरे को याद हो गया था पूरा का पूरा, मेरे को सारा चीज याद था, मेरे को सारा फैक्ट याद था, सारे कॉन्सेप्ट मेरे बहुत क्लियर थे। तो मैं 2 बार पेपर का पैटर्न देखने गया था, ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूं, अपने स्टूडेंट को। और उसी खेल खेल में मेरा पूरा, लगता है सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया होगा। मैंने यही तो दिसंबर 2023 वाला एक मैंने लास्ट अपना थर्ड जेआरएफ दिया था, तो उसमें 120 के आसपास, 118 के आसपास में क्वेश्चन मेरे सही थे। तो उस तरह से मैंने दिया था। तो पहली बार तो निकला मेरा भी तुक्के से ही था, मैं भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। क्योंकि बहुत मुश्किल है कि आप 110 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करके आए, या आप 108 क्वेश्चन प्लस करेक्ट करके आए, बड़ा मुश्किल है ये चीज। आपको ज्यादा से ज्यादा आता होगा, अगर मैं अपने 2 और जेआरएफ को छोड़ दूं, अगर मेरा पहला जेआरएफ का बात करेंगे, जब मैं खुद स्टूडेंट हुआ करता था, तो आते मेरे को भी 103 ही 4 क्वेश्चन थे, उससे ज्यादा नहीं आते थे मुझे। और 3 4 तुक्के लग गए तो हो गया जेआरएफ। समझ रहे हैं? तो देखिए, कभी कभी कुछ कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होता। तो आप स्ट्रेस मत लीजिए जेआरएफ के बारे में, आप अपने तरफ से हार्डवर्क कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप सबके लिए देना चाहूंगा। इनफैक्ट मैं उन बच्चों के लिए देना चाहूंगा जो बच्चे कहाँ चला गया जी मेरा वाला ये जो लिखा था मैं। अच्छा, उन बच्चों के लिए देना चाहूंगा जो कि अभी नेट जेआरएफ का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, कि मॉक टेस्ट को मॉक के जैसा दीजिए, प्रॉपर एग्जाम के जैसा। एग्जाम में जाते हैं ना, तो पेट में तितलियां कूदने लगती हैं जब टाइम कम बचता है, जब स्ट्रेस होता है, तो वो वाला फीलिंग आना चाहिए। आप जब मॉक टेस्ट देने बैठे, आप मेरे अगर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, तो मैं आपको 2004 से 2024 तक के क्वेश्चन के एनालिसिस दे रहा हूँ, प्लस मैं इनके मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप खुद से उसको लगा लगा कर रिवाइज कर सकें। ओके, ये कुल मिला के बात है, क्विज के जैसा, राइट? इनफैक्ट प्रॉपर मॉक टेस्ट के जैसा। साथ ही साथ मैं आपको 20 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, मतलब टेस्ट सीरीज। और 12 के आसपास में, 11 12 के आसपास थीम वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। और 2004 से 2024 तक के एनालिसिस। 5 आपके फ्री मॉक टेस्ट हैं पेपर 1 के, ज्यादा भी बढ़ा दूंगा अगर टाइम मिलेगा तो। और आपका पेपर 1 का फ्री नोट्स अवेलेबल है पूरा का पूरा, जिसका प्राइस आमतौर पर काफी है। तो
ये कुल मिला के बात है, समझ रहे हैं? तो आप चाहेंगे तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे ऐप से, साथ में हमारे वेबसाइट पर भी दे सकते हैं। जो कुल मिला के पैटर्न आपका है, जो कुल मिला के यूजर इंटरफेस होता है असली एग्जाम में, वही एग्जाम वाला इंटरफेस हमने देने की कोशिश की है। मीडियम इंग्लिश अवेलेबल है, हिंदी में हमारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। ओके। तो क्या कीजिए कि आप प्रॉपर आप एग्जाम के टाइम में बैठिए। और एग्जाम के टाइम ऐसा नहीं कि आप एग्जाम देने गए, आप चाय पीने चले गए, अरे 20 क्वेश्चन किए हम चले गए, नहीं, प्रॉपर। मैं अपने एक्सपीरियंस पे बताता हूँ। आप अगर 20 मॉक टेस्ट देते हैं ना, और 20 मॉक टेस्ट में जो आपका मीडियन स्कोर होता है, या जो आपका मॉड स्कोर होगा, मॉड मतलब जो रिपीटेबिलिटी जो है, जो आमतौर पर वेरी फ्रिक्वेंटली यू आर स्कोरिंग इन द एग्जामिनेशन इन द मॉक टेस्ट, उसी के आसपास, उसी के इर्द गिर्द आपके असली मार्क्स एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आप पेपर वन में हमेशा 35-36 क्वेश्चन सही करते हैं, तो आपके पेपर वन में असली वाले एग्जाम में भी 35 से 38 तक क्वेश्चन सही होंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। पेपर टू में अगर आप 70 प्लस करते हैं, 70 to 75, तो उसी के रेंज में आपका पेपर टू में सही होगा असली एग्जामिनेशन में। तो ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। या प्रॉपर एग्जामिनेशन बैठ के, आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट खरीदने, फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर बैठ के आप दीजिए। ओके, उसको प्रॉपर 3 घंटे का पेपर होता है, पेपर वन दीजिए, तुरंत पेपर टू में चले जाइए, पेपर टू में जाइए, उसको प्रॉपर 3 घंटे दीजिए। जो प्रॉपर 3 घंटे देने के बाद अब देखिए आप कैसे गलती कर रहे हैं, आप कैसे जो है वो आंसर सोच रहे हैं अपने मन में, कैसे गलती हो जा रहा है, ये सब तमाम चीजें हैं। और वही स्ट्रेस लेने का कोशिश कीजिए जो एग्जाम में होगा। सोचिए कि यही एग्जाम है, इसी में फेल हो गए तो नेट खत्म मेरा। तो एकदम वो स्ट्रेस लेवल के साथ बैठिए, एकदम बटरफ्लाई आपके पेट में दौड़ना चाहिए, तितलियां होनी चाहिए आपके पेट में, कि अरे नहीं बन रहा है, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। यही मॉक टेस्ट है। अरे भाई, मॉक ठीक से करोगे तब तो प्रॉपर जाके एग्जाम में कर पाओगे। अब के बच्चे क्या करते हैं मॉक टेस्ट में? अब के बच्चे मॉक लेते हैं, अरे इसका आंसर ये होगा, अच्छा 20 क्वेश्चन लगाया, अब बाद में लगा लेंगे। क्या चल रहा है भाई, ऐसे नहीं काम चलता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीज। ओके, तो इसको ध्यान में रखिए, अगर इस तरह से मॉक टेस्ट दीजिएगा, तो जो आपका एवरेज स्कोर बनेगा, इसी के आसपास आप एग्जाम में स्कोर करेंगे, आप देख लीजिएगा। ये बात मेरा सच होगा, अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। ये सब चीजें तो मैंने आपको बता ही दी। और क्या बचता है? बाकी कुछ नहीं बचता, बाकी रिवीजन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो और ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर फोकस करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादा मॉक टेस्ट दें, टेस्ट सीरीज दें, पास्ट ईयर पेपर्स करें, और चिल होकर जाकर एग्जाम दें, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ओके। और जेआरएफ टफ है जनरल के लिए, नो डाउट अबाउट दैट। इसीलिए मैं जेआरएफ का एग्जाम देना छोड़ दिया। मैं फिर सोच रहा था लाइक पिछले बार बैठने के लिए, बट मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई 80-82 सीट ही होता है सर जी, एक आप ही खा जाते हो। ये भी ठीक बात है, मुझे अब जरूरत नहीं है। अगर अगली बार जाऊंगा तो क्वेश्चन पैटर्न देखने जाऊंगा, अटेम्प्ट नहीं करूंगा, चिंता मत कीजिए, क्योंकि बाद में सब बहुत गुस्सा करते हैं मेरे से। तो ये कुल मिला के बात है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल साइंस पेपर टू कोर्स, देन दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट एंड ऑल्सो ऑन आवर ऐप। ऐप पे ही अवेलेबल है। अच्छा हाँ, ये सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है। जो एप्पल यूजर्स है वो वेबसाइट से हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एप्पल में हमारा ऐप नहीं है, बहुत महंगा पड़ रहा था। ओके, और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिटिकल थ्योरी जानते हैं, तो वो ईएमआई पर आईफोन अफोर्ड करने के बारे में नहीं सोचते हैं, राइट? वो जो आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है ईएमआई पे आईफोन खरीदने का। तो यही सब चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।